नमस्कार। विवेकानंद स्कूल बारा भटकोल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम आपको भूगोल विषय के भाग ब मानव भूगोल से संबंधित जो कक्षा 12 के लिए अनिवार्य है, जिसमें पहला चैप्टर आता है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यहाँ हम इसके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है मानव भूगोल। मानव भूगोल में इसका अर्थ है कि क्षेत्रीय अध्ययन एवं परिप्रेक्ष्यों में से संबंधित है। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा इसलिए माना गया क्योंकि इसमें प्रकृति के, या हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय अध्ययन परिप्रेक्ष्य में इसके तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में है, क्योंकि यहाँ इसके अध्ययन में संकल्पात्मक एवं व्यवहारिकता स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें किसी घटना का स्थान तथा समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव व प्रकृति के अध्ययन पर जोर दिया जाता है कि मानव भूगोल में जो मुख्य तत्व आता है मानव एवं प्रकृति, इसके अध्ययन पर विशेष जोर इसलिए दिया गया क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों ही ये एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इसीलिए इसको वैज्ञानिकों ने या भूगोल वेत्ताओं ने इसको दोनों को तत्वों को ही अविभाज्य माना है, या अविभाज्य तत्व की संज्ञा दी है, क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यहां हम देखें कि प्रकृति में यदि मानव नहीं होता तो प्रकृति बिना अस्तित्व के ही पड़ी रहती। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर प्रकृति नहीं होती तो मानव का जीवन भी संभव नहीं था। इसलिए इन दोनों को अविभाज्य तत्व माना गया है। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की दो मुख्य शाखाएं विकसित हुई हैं, और दोनों मुख्य शाखाओं में हम कह सकते हैं कि आधारभूत शाखाओं के आधार पर यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा गया। जो नंबर 1 आता है भौतिक भूगोल और दूसरा नंबर आता है मानव भूगोल का। भौतिक भूगोल यदि हम बात करते हैं तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है कि भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक पर्यावरण का। जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य का संबंध है तथा मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण एवं सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। कि मानव भूगोल के अंदर देखिए ध्यान से कि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों के साथ साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण तो है ही, साथ ही साथ सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य का जो संबंध है तथा मानवीय घटना, अर्थात मानव जो भी क्रियाकलाप करता है या मानव के साथ प्रकृति द्वारा घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, उन सभी का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, मानव भूगोल के अंदर ही किया जाता है, या मानव भूगोल में ही सम्मिलित होते हैं। यहां पर इन दोनों में, या हम कह सकते हैं कि इन तथ्यों के साथ साथ मानव व पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को प्रदर्शित करना है या उनको सिद्ध करना ही, या दोनों के संबंधों को विस्तृत रूप में जानना या इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो ध्यान इसी बात का रखना है कि मानव भूगोल के अंदर या मानव भूगोल के अध्ययन में केवल प्रकृति और मानव के बीच जो भी संबंध स्थापित हैं या जो भी संबंध बने हुए हैं या जो क्रियाकलाप घटित होते हैं, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है या मानव भूगोल से ही संबंधित होते हैं। इन संबंधों को हम देखते हैं तो मानव भूगोल के अंदर ही स्पष्टीकरण प्राप्त होता है या स्पष्ट किया जा सकता है। मानव भूगोल इसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, परिवहन, संचार आदि कार्यों को सम्मिलित करता है, और इसी कार्यों को सम्मिलित करने वाला व्यक्ति कौन है, सिर्फ, या हम कह सकते हैं कि इनको जोड़ने वाली शक्ति कौन सी है, तो वो है मानव। क्योंकि मानव ने ही प्रकृति को अपनी आवश्यकता अनुरूप या अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका प्रयोग किया, और आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ ही
इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आज वर्तमान में जो मानव का अस्तित्व है वह केवल मानव के द्वारा ही हो सका है, या हम कह सकते हैं कि मानव ने अपने विकास की इस प्रगति को बढ़ाते हुए या अपने विकास को बढ़ाते हुए इन सभी संसाधनों को, या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भूगोल को हमारे सामने स्पष्ट किया है। क्योंकि वर्तमान तक आज भी हम देखते हैं तो केवल भौगोलिक तथ्यों के आधार पर ही यही पहचान हो पाती है कि पृथ्वी है जिस पर जीवन है, और यहाँ पर जीवन यापन करने वाले जितने भी जीव हैं ये सब प्रकृति की देन है। मानव भूगोल का विकास यदि हम माने तो लगभग 18वीं सदी से माना जाता है कि मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वो सर्वाधिक विकास कब हुआ था? 18वीं सदी से, जिसका अध्ययन अनेकों भूगोलवेत्ताओं ने किया था। यह हम कह सकते हैं कि जिसके संदर्भ में अनेकों भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे और उन्होंने मानव भूगोल से संबंधित अपनी अलग अलग परिभाषाएं भी प्रस्तुत की हैं। और उन परिभाषाओं में मुख्य योगदान देने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम आता है फ्रेडरिक रेडजेल। यदि हम बात करते हैं मानव भूगोल से संबंधित तथ्यों में, ध्यान रखना हमेशा कि आधुनिक मानव भूगोल के संदर्भ में सर्वप्रथम जो जानकारी देने वाले व्यक्ति थे वो थे जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा दी थी, और मानव भूगोल की परिभाषा देने के कारण ही इन्हें मानव भूगोल के जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम आपके सामने देखो परीक्षा में भी प्रश्न प्रस्तुत होता है तो उसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो उसका केवल एक ही आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने ही अपनी पुस्तक का नाम भी अगर पूछता है तो एंथ्रोपोजोग्राफी के नाम से ही उसकी पुस्तक थी, जिसमें मानव भूगोल से संबंधित सभी तथ्य समाहित या समाकलित किए हैं। मानव भूगोल यदि हम बात करते हैं फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार तो मानव भूगोल मानव समाज या मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित ज्ञान या अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यहां फ्रेडरिक रेडजेल ने एक सामान्य सी साधारण सी परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत की है कि मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंध, कि मानव जो समाज में रहता है या मानव समाज है और धरातल के बीच जो मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है, अब उस संबंध का संश्लेषित ज्ञान या उससे निकलने वाला निष्कर्ष ही या उसका संबंध में किया जाने वाला अध्ययन ही क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। तो हम इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति और मानव का संश्लेषित ज्ञान जो निकल कर आता है वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल। अर्थात रेडजेल महोदय ने पार्थिव एकता पर भी जोर देते हुए मनुष्यों के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभावों का वर्णन किया है, और वातावरणों का प्रभाव जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इसीलिए यहाँ पर जो कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता के नाम से हमेशा नाम लिया जाता है तो आता है फ्रेडरिक रेडजेल का। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल के पश्चात नई परिभाषाओं का जो क्रम बढ़ता है वहाँ पर नेक्स्ट परिभाषा आती है अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सी सैंपल या एलन सी शैम्पल के अनुसार भी हमने कई जगह इसके नामों में परिवर्तन पड़ा है, कहीं सैंपल लिखा होता है तो कहीं पर सैंपल लिखा होता है, बाकी दोनों नाम ही एक ही हैं। एलन सी सैंपल नाम की जो महिला हैं इन्होंने भी मानव भूगोल से संबंधित नई परिभाषा दी और इन्होंने बताया कि मानव भूगोल में चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी। यहाँ पर मानव की अवस्था कैसी है? चंचल, क्योंकि मानव निर्जीव रूप में नहीं है, वह लगातार किसी न किसी क्रिया से जुड़ा हुआ है अर्थात चंचल अवस्था में है। और अस्थायी पृथ्वी अर्थात पृथ्वी क्या हमारी अस्थायी होती है? पृथ्वी भी कैसी है भाई? सक्रिय है, क्योंकि यह अपनी अक्ष और कक्ष दोनों में अपनी दैनिक गति के अनुसार कार्य करती रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव कैसी अवस्था में है? चंचल, और पृथ्वी कैसी है हमारी? अस्थायी। अब दोनों के पारस्परिक परिवर्तनशील जो संबंध हैं उनका जो अध्ययन है या उन संबंधों का जो अध्ययन निकल कर आता है वह क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये किसने कहा?
एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल जो कि नियतिवाद की कट्टर समर्थक भी कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यह विशेष तौर पर जोड़ा गया है। इसे आप नोट डालकर भी लिख सकते हो कि अगर प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में भी, नियतिवाद की कट्टर समर्थक के नाम से किस अमेरिकन भूगोलवेत्ता को जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा एलन सी सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन परिभाषाओं में, जो कि अगले भूगोलवेत्ता हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, जिनका नाम है पॉल विडाल डिला ब्लास। पॉल विडाल डिला ब्लास, जिन्होंने भी मानव भूगोल से संबंधित बहुत अच्छी परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत की है। और इन परिभाषाओं के क्रम में पॉल विडाल डिला ब्लास जो कहते हैं कि मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव के, वो कहते हैं कि पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। क्या देता है भाई? एक नया विचार। किसका? पारस्परिक संबंधों का। है कौन से तत्व? ध्यान रखना कि मानव भूगोल की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ये दोनों तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं, अविभाज्य तत्व हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बता चुका हूं मैं आपको। तो ध्यान रखना, केवल हम यहां पर मानव भूगोल में मानव और भूगोल अर्थात प्रकृति, या हम कह सकते हैं इसको पृथ्वी, इन दोनों की ही बात करेंगे। अर्थात इन दोनों के जोड़ने से या इन दोनों के मिलने से प्रकृति में जो नए रूप प्रस्तुत हो रहे हैं, उनके द्वारा मिलने वाली एक नई प्रेरणा है, या जो जिन चीजों को हमें इनसे मिलने से प्राप्त हो रहा है, वही क्या है? मानव भूगोल। ये साधारण से रूप में आपको दो ही शब्दों से जान लेना है कि मानव और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं। आपको पता है, न तो मानव प्रकृति के बिना जीवित रह सकता है और प्रकृति का मानव के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रकृति का उपयोग करने वाला एकमात्र जो जीव प्राणी है वह कौन है? मानव। तो मानव और प्रकृति दोनों का जो घनिष्ठ संबंध है, और उस संबंध से निकलकर आने वाली एक नई विचार या नई रूपरेखा ही क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। बस हमें साधारण से शब्दों में इसी बात को जान लेना है। और इसी क्रम में हमने पॉल विडाल डिला ब्लास कहते हैं कि प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। और इस नए विचार के साथ, जिसमें क्या कहते हैं नए विचार? कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, कि प्रकृति को देखो ध्यान रखना इस बात को, कि प्रकृति की गति को हम रोक सकते हैं। पृथ्वी जो घूम रही है, घूर्णन कर रही है, क्या उसको हम रोक सकते हैं? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे उसको रोका जा सकता है? ऐसी कोई शक्ति नहीं है। केवल उसको पर प्रभावित करने वाले कौन है? केवल उसके भौतिक नियम। और भौतिक नियमों के साथ आता है प्रकृति में निवास करने वाले जीव। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर व्हेल मछली तक के जितने भी जीव हैं, जिसमें मानव भी उसी श्रेणी में खड़ा है, ये सभी जीव एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों के माध्यम से जो संश्लिष्ट या संश्लिष्ट जो ज्ञान निकल कर आता है, वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मानव भूगोल। तो साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं कि जीवों और प्रकृति अर्थात पृथ्वी के मध्य जो घनिष्ठता है, जो संबंध है, वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो हमें और किसी बात पर ध्यान न देते हुए केवल दो ही शब्दों को ध्यान रखना है कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अविभाज्य तत्व हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें मानव भूगोल की जो परिभाषाओं में एक नई रूपरेखा और प्राप्त होती है, एक नई परिभाषा मिलती है। इसमें नेक्स्ट आते हैं डिकैन व पिट्स महोदय। डिकैन व पिट्स महोदय ने भी हमें मानव भूगोल से संबंधित एक नई परिभाषा दी, और जिसमें उन्होंने बताया कि मानव व उसके कार्यों को मानव भूगोल में ही समाविष्ट किया गया है या समाविष्ट किया जाता है। कि मानव इस प्रकृति क्षेत्र में जितने भी कार्य करता है, अर्थात आपको बताया लगभग हम व्यवसाय पढ़ चुके हैं मानव व्यवसाय में, या आपके नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जिसमें मानव व्यवसाय है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक व्यवसाय है। जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय की, तो जिसमें मत्स्य पालन है, आखेट है, शिकार है, संग्रहण है, ठीक है। ये सभी जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये सभी मानव के कार्य हैं, और इन कार्यों के आधार पर ही मानव भूगोल की एक नई परिभाषा या एक नया रूप निकल कर आता है। क्योंकि इन सभी कार्यों को करने के लिए मानव जाता कहां पर है, जुड़ता किससे है? तो केवल पृथ्वी से जुड़ता है। पृथ्वी पर ही सभी क्रियाओं को एक नया रूप देता है, और उसके जितने भी कार्य हैं जिन्हें वो सम्मिलित करता है, सुबह प्रातः काल से लेकर के सायकाल तक, या हम कह सकते हैं
कि रात्रि तक जितने भी क्रियाकलाप करता है वह सब प्रकृति में करता है, और इसलिए उन सभी प्राकृतिक कार्यों अर्थात उस मानव के जितने भी कार्य हैं उन सब से मानव भूगोल की एक नई रूपरेखा बनती है, अर्थात मानव भूगोल की एक नई परिभाषा का जन्म होता है। यहां पर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से अगर इसको और भी अच्छे शब्दों में अगर स्पष्ट किया जाए या इसकी परिभाषा को और आसान किया जाए तो उसके लिए हमने एक छोटी सी परिभाषा और आप लोगों के लिए तैयार की है, जिसमें पृथ्वी के धरातल पर कि जो पृथ्वी है हमारी, इसका जो धरातल है इस पर स्थित मनुष्य एवं जीवों के आपसी सहसंबंध को दर्शाने, कि प्रकृति में मानव और जितने भी जीव हैं सबके आपसी जो सहसंबंध है उसको दर्शाने वाले विषय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है या मानव भूगोल कहते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि प्रकृति में स्थित मनुष्य और जीवों के आपसी सहसंबंध को दर्शाने वाला जो विषय क्षेत्र है, अर्थात जिस क्षेत्र में वो एक साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, एक नया रूप प्रदान करते हैं, वही जो क्षेत्र है, जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो अध्ययन करेंगे हम, उस सभी को मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है या मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ साथ इसमें एक बात और जोड़ दी जाती है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूगोल, या हम कह सकते हैं कि भूगोल में विभिन्न मानव प्रजातियों का संपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र से साथ अध्ययन किया जाता है, कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें विभिन्न मानव प्रजातियों का संपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र के साथ अध्ययन किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे या भूगोलवेत्ता थे, जिनका हमने पिछली वीडियो में जिसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, जिनका नाम था एरेटास्थेनीज। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, भूगोल के जनक के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और छूट चुका है, यहां पर फ्रांसीसी विद्वान थे पॉल विडाल डी ला ब्लास, जिन्हें संभववाद की नींव रखी थी। इसलिए कई बार यह क्वेश्चन भी आता है कि संभववाद की नींव किसने रखी, तो ध्यान रखना पॉल विडाल डी ला ब्लास का नाम ही उससे सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।